Hello friends, welcome to Gyanshri Education Tutorial. Here I am Shweta Arora. Today I am going to solve a question paper of English Language and Pedagogy paper 2, that is CTET 2016 solved paper है. Class 6 to 8 के लिए ये पेपर आता है. Right friends, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? A teacher of class 7th while teaching the poem मीन्स, यहाँ तक एक बार पहले समझा रही हूँ कि क्लास 7th का कोई टीचर है, वो कोई पोएम सिखा रहा है, मीन्स कोई कविता सिखा रहा है. द सॉलिटरी रिपेयर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये एक पोएम का नेम है. जस्ट आपको इसके अंदर नहीं जाना, जस्ट हम फोकस करेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ पोएम के ऊपर. राइट, इसके बाद आ रहा है आस्क चिल्ड्रन to find how the last words of each line sound. अब क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों से कि लास्ट लाइन पर कैसे आप सुनते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, क्या आपके माइंड में फोकस होता है. जो एक छोटा बच्चा जो सोच सकता है, हमने उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. जो हम बड़े हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना है. सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे. तो उसके बाद हम कह रहे हैं व्हाट इज शी ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर्स डू. जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो कैसे अटेंटिव होते हैं हमारी तरफ. ऑब्वियसली बात है, हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक हमें आंसर देना है. तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि जब हम कोई राइम गा रहे होते हैं, राइमिंग वर्ड्स उसके अंदर आते हैं. जब हम कोई पोएम गा रहे होते हैं तो उसके लास्ट के वर्ड सिमिलर होते हैं. जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं, उसके लास्ट के वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. सेम इसके साथ भी यही चलेगा. तो फर्स्ट मैं ऑप्शन उठा रही हूँ स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स. स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स मीन्स जब हम कुछ बोल रहे हैं, जब हम कुछ गा रहे हैं, उसके अंदर तो स्पेलिंग आएंगी नहीं, तो ये ऑप्शन मेरी आ ही नहीं सकती है. अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ चलूंगी इसको सॉल्व करने के लिए. थीम ऑफ द पोएम. हमने पोएम की थीम की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे ने ये नहीं पूछा है कि थीम क्या है. बच्चे को सिर्फ माइंड में ये आना है कि लास्ट के वर्ड कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं. राइट, थर्ड के अंदर आएंगे हम राइम स्कीम. राइमिंग मीन्स जब बच्चे को स्टार्टिंग में कराई जाती है तो राइम्स कराए जाते हैं. मीन्स लास्ट का वर्ड जब हम सेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा राइमिंग आ सकता है. लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे. फोर्थ ऑप्शन हमारी कहती है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स. हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो हमने डिफरेंट वर्ड्स, वो राइमिंग नहीं होते हैं, तो सारे ही वर्ड्स आ जाएंगे उसके अंदर. हमने किसको फोकस करना है फ्रेंड्स? राइमिंग के ऊपर. क्योंकि बच्चे जब सीखते हैं वो राइमिंग के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं. जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, वही छोटे से बच्चे अब हमारे पास 6 to 8 तक के लेवल के लेकर आने हैं हमने. तो यहां पर मेरा आंसर आएगा राइमिंग स्कीम. उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर करेक्ट रहेगा. This question, next question is tail question also refers to. टेल क्वेश्चन. टेल का मतलब होता है पूंछ. पूंछ मीन्स उस जानवर के साथ जुड़ी हुई है. तो यहाँ पर भी हमने क्या लेना है कि कैसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है, डिक्लेरेटिव है, साथ के साथ उसको हम एक नेगेटिव सेंटेंस में ले लेंगे, या नेगेटिव सेंटेंस है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ले लेंगे. तो मैं इसका एग्जांपल लूंगी, पहले समझाऊंगी, उसके बाद इसके ऑप्शंस में जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी डिक्लेरेटिव सेंटेंस दे रही हूँ. You are Rahul, I'm not you. मीन्स साथ के साथ एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी दे दिया और एक क्वेश्चन भी लगा दिया हमने. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. क्वेश्चन टैग लगाना है. क्वेश्चन टैग मीन्स एक क्वेश्चन साथ में लगेगा ही लगेगा. सिंपल सा है, माइंड में रखेंगे. लेकिन फिर भी एक साथ में ऑप्शंस आ रही हैं, उन ऑप्शंस को भी गो थ्रू करेंगे. हो सकता है इनसे मिलती जुलती हो या फिर कुछ भी मिलता जुलता ना हो. तो सेकंड आ रहा है फॉलो अप क्वेश्चन. मीन्स क्वेश्चन के साथ ही फॉलो अप करना. तो बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर टेल देखना है. टेल के साथ हमारा सबसे ज्यादा जो मैच कर रहा है वो क्वेश्चन टैग करता है. थर्ड आता है इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन. मीन्स कुछ अमहत्वपूर्ण, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास. नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रह रहा है इसके साथ, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा क्वेश्चन टैग. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ. द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय. सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर का किसने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? ये तो देखिए हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा. दिस इज द नोम चॉम्स्की. 1957 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था एट यूएसए. तो ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अ टीचर ऑफ क्लास 6 in a writing assessment task asked students to write on if I were famous for something. This is assessment of a or an answer. क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 6th क्लास के स्टूडेंट
से पूछा गया, एक टीचर ने पूछा है कि जब आपको एक टॉपिक दिया जाए लिखने के लिए और वो टॉपिक ये दिया, इफ आई वर फेमस फॉर समथिंग, मैं किसी चीज के लिए अगर फेमस होता तो उसके बारे में एक असेसमेंट पूछी गई है। दिस इज असेसमेंट। अभी क्या असेसमेंट है? मेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे को बोला गया है कि आप इसके ऊपर लिखिए, और नॉर्मली हमें बोल भी दी जाती है ये चीजें, ठीक है। तो अब वो चीज क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है एक्स्ट्रापोलेटिव, सेकंड आ रही है नरेटिव, थर्ड आ रही है फैक्चुअल, और फोर्थ आ रही है मेरे पास डिस्क्रिप्टिव। देखो, अगर हमें इन सब के मीनिंग नहीं पता है, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में पता है, या इसके बारे में या इसके बारे में, कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है तो सबसे पहले उसका मीनिंग सोचेंगे। मीनिंग सोचने के बाद फिट करने की कोशिश करेंगे। जो लाइन दी गई है वो देखिए, इफ आई वर फेमस फॉर समथिंग, कि मुझे लिखना है, जब मैं लिखूंगी तो मैं कुछ डिस्क्राइब करूंगी ना, तो वो मेरी चीज क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव। तो मुझे इन सब फेजेस में जाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर आंसर मिल रहा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव। राइट फ्रेंड्स? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to help the students overcome the problems of spelling mistakes, the teacher will use as a teaching strategy. जब बच्चों के लिखने के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक आती है, कोई एरर आता है, तो उस वे में हमें क्या करना है? टीचर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है। तो टीचर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट आ रही है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग, मींस बुद्धिशीलता, बुद्धि के अकॉर्डिंग बात की गई है। सेकेंड हमारे पास आ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मींस उसको बार बार बुलवाना, राइट। थर्ड आता है हमारे पास लाउड रीडिंग, कि जोर जोर से पढ़ना। लास्ट आता है हमारे पास डिक्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, आंसर हमारा डिक्टेशन आएगा, उसके पीछे रीजन दूंगी। जब हम छोटे थे या हमारे यहाँ के बच्चे छोटे हैं तो हमें बार बार डिक्टेशन करवाई जाती थी, बार बार वो वर्ड लिखवाया जाता था। सपोज एक पेज पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हमारे को नेक्स्ट पेज पूरा ये दे दिया जाता था कि इसको आप डिक्टेट हम करेंगे और आप हमारे साउंड को सुनो और एग्जैक्ट वैसा लिखने की कोशिश करो। राइट फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा फोर्थ, दैट इज डिक्टेशन। क्लियर? Now the sixth question is, grammar translation method of teaching English heavily relies on। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हेविली किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मेरी मीनिंग फोकस टीचिंग, की अर्थ के ऊपर, जिसका मीनिंग क्या बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास आती है फॉर्म फोकस टीचिंग, मीन्स उसका रूप क्या है, वो क्या चीज कह रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर। थर्ड आता है डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग, मीन्स इफ वी आर वर्किंग ऑन अ इंग्लिश देन वी हैव टू डू ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड फोर्थ लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, कि हमने एक लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करना है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। Now my next question is, language proficiency refers to, means भाषा प्रवीणता, भाषा के बारे में बात करी गई है, लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है। प्रोफिशिएंसी क्या है? नंबर ए, अब ये क्वेश्चन के अंदर ही है, फ्लुएंसी मींस प्रवाह के साथ। अगर हमें कोई लैंग्वेज बोलनी है तो जब हमें बहुत अच्छे लेवल पर किसी चीज में सक्षम होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? दैट इज प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर, ऑब्वियसली बात है, होनी चाहिए। सेकंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ड्रिल होनी चाहिए, मींस सटीकता, एग्जैक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए और बोलने में एक्यूरेट होना चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास औचित्यता, मींस अप्रोप्रिएटनेस, वो ऑब्वियसली बात है वो भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा आंसर। फोर्थ आता है हमारे पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस दक्षता, वो आ ही जाएगी जब मेरे पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो मेरे पास अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मुझे एफिशिएंसी को हाईलाइट नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ, विच ऑफ अबव आर ट्रू, अब इनमें से क्या क्या ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, ऐसे ही पेपर के अंदर आती है, चाहे वो आप सीटेट का एग्जाम लो, चाहे एचटेट का लो, चाहे आप नेट का लो या कोई भी एसएससी का लो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। देखिए जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एफिशिएंसी की नीड ही नहीं है, तो जहां पर मेरे पास ए और बी और सी ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मुझे आगे जाने की नीड ही नहीं है। राइट? तो मैं सेकंड में भी नहीं जाऊंगी, सेकंड भी मेरा रॉन्ग है, थर्ड भी मेरा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर डी आ रहा है, और फोर्थ भी मेरा रॉन्ग है, यहाँ पर भी डी आ रहा है। हर जगह पर डी आ रहा है, जहां पर डी नहीं आ रहा, एफिशिएंसी नहीं आ रहा, दैट आंसर विल करेक्ट। राइट? नाउ माय 8th क्वेश्चन इज, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक
क्या होनी चाहिए, वो बुक कैसे टाइप की होनी चाहिए। तो इसके अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, वो 4 ऑप्शंस हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सब मिलती जुलती होती हैं तो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो पहला पॉइंट मेरे लिए कह रहा है कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स, मींस जो बुक है उसके अंदर लर्नर से मिलती जुलती सारी उसके ऊपर केंद्रित बुक होनी चाहिए, राइट। सेकेंड ऑप्शन आ रही है कंटेन टीचर्स फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स। अब उसके अंदर क्या है, कंटेंट भी होने चाहिए और टीचर फ्रेंडलीनेस की स्टार्टिंग में जो टीचर बता रहा है वही की वही चीजें बच्चे को समझ में भी आनी चाहिए थ्रू आउट तक। नेक्स्ट आ जाता है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लैंग्वेज से मिलती हुई जितनी भी सारी स्किल्स की हमारे को इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी बुक में हो। तो ऐसा तो देखो कोई जरूरी है नहीं कि हमारे पास बुक के अंदर सारा कुछ वही का वही आ रहा हो। एक चैप्टर होगा तो एक चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे को मटेरियल मिलेगा, राइट। और फोर्थ के अंदर दे रहे हैं हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट्स। क्लियर सी बात है, उसके अंदर हमारे पास सारे ग्रामेटिकल रूल्स होने चाहिए, सारे सिंटैक्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे माइंड के अकॉर्डिंग वो आ रही है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसके अंदर सारा कुछ थ्रू आउट स्किल थ्रू आउट दे रखा हो। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द अबव आर ट्रू। अब इनमें से क्या क्या ट्रू है, वही पुराने वाला क्वेश्चन में भी यही था कि ये सारे हमारे को पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी। तो जहां पर फ्रेंड्स सी आ रहा है उस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सी है हमारे पास, तो सी तो हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर चलेंगे सी मिल गया, रॉन्ग है। नेक्स्ट में चलेंगे ए बी एंड डी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और फोर्थ देखेंगे इसमें भी ए सी और डी, सी आ रहा है तो सी हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर जो रहेगा वो ए बी एंड डी। क्लियर फ्रेंड्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, written description of a child's progress that a teacher keeps on a day to day basis is। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस बच्चा कितना कर रहा है उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिख कर दिया जाता है, लेकिन वो मार्क्स के फॉर्म में नहीं लिख के दिया जाता है, वो किसी इंसिडेंट के ऊपर लिख कर दिया जाता है। जो एनसीआर है वहां पर इस तरीके के सिस्टम है, दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। मीन्स हमारा बच्चा है वो फर्स्ट डे स्कूल गया है और उसने वहां पर क्या देखा। अब मैं बात कर रही हूँ क्लास 6 to 8 की, मीन्स वहां पर कोई रिहर्सल चल रही है तो बच्चे ने रेडी होने के लिए उसको भेज दिया गया कि आप रेडी हो जाइए। और रेडी होने के लिए अब वहां पर बच्चे का दिमाग था कि बच्चे को किस तरीके से चीजें अरेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ, उसको भूख लगी और उसने वहां पर किसी अपने फ्रेंड से बोल दिया कि मुझे ये बिस्किट शेयर करवा दोगे। तो वहां पर एक टीचर ने जस्ट उसको देख लिया और अब वो उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर वो चीज मेंशन करेगा जो भी उसने इंसिडेंट देखा कि उसकी प्रोग्रेस क्या हुई, क्योंकि वो बच्चा न्यू था, ठीक है। तो उसने अब क्या देखा, क्या उसने वहां पर बात करी, ये सारा इंसिडेंट एक पेपर के ऊपर लिखकर उसके पेरेंट्स को एट द एंड ऑफ द टाइम तब उसको दिया जाएगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन फर्स्ट रहेगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर मिल रहा है। फिर भी ऑप्शंस गिवन है। सेकंड ऑप्शन इज आवर पोर्टफोलियो, थर्ड इज रेटिंग स्केल जो हमें मिलती है नॉर्मली, पोर्टफोलियो भी हमें लास्ट में दे दिए जाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बायोग्राफी। और रेटिंग स्केल जो हमें हमेशा रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं कि इसके इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए, या मार्क्स में नहीं चल रहे तो अब हम ग्रेडिंग में चल रहे हैं, तो ये ग्रेडिंग की बात हो सकती है, या फिर नन ऑफ द अबव, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, Kavya notes down the errors committed by learners of the class and discuss them once in fortnight. What is the practice known as? Means काव्या किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वो रात को पढ़ाई कर रही है और उसने क्या किया, कुछ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसने साइड में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर टिक कर दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पर टीचर अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए, तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर बात करेगी। लेकिन वो 4-5 दिन, कुछ दिन तक नहीं आ पा रही है, वो जब भी आएगी तब वो यहाँ पर फोर्टनाइट की बात करी जा रही है, जब वो 15 डेज बाद आएगी तब वो अपने टीचर से क्वेश्चन करेगी। तो ऐसे टाइप की प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? तो हम ये डेली रूटीन में करते हैं, हम 1 दिन की बात करते हैं या 2 दिन की बात करते हैं, या फिर जिस दिन हमारे टीचर हमारी प्रॉब्लम लेने वाला डे होता है उस दिन हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने टीचर तक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रही है, हमारे पास आ रही है इवेल्युएशन, प्रोवाइडिंग, असेसमेंट और एरर करेक्शन।
सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा काव्या नोट्स डाउन, वो नोट्स डाउन कर रही है, वो लिख रही है, नोट्स बना रही है, तो वहां पर उसने क्या लिखा, एरर करेक्शन। जहां पर प्रॉब्लम आई उसने टिक कर दिया, किसी भी तरीके से ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, टिक कर दिया उसको, और नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगी उसको करेक्ट कराएगी। तो हमें इन सारे फेजेस में जाने की नीड ही नहीं है, हम डायरेक्ट एरर करेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जब वो टीचर के पास जाएगी तो उसके एरर्स को, फॉल्ट को, प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। Next question is question number 11. When children are introduced to English as a second language, जब बच्चों को हम ये बोलें कि तुम्हारे लिए सेकंड लैंग्वेज जब इंग्लिश है, तब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, बिना सोचे समझे कि उनको वो लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, आंसर तो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है जो हमारी सोच के अंदर है। फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। फर्स्ट, दे शुड बिगिन विद लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, कि हम उसे एबीसीडी सिखाएं। एबीसीडी सिखा सकते हैं, इजी है, ए अनार ये सारा कुछ इजी है। लेकिन अगर हम जाएं तमिल सिखाएं और उर्दू सिखाएं तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो बोलनी आसान है, बोलना बच्चा घर से ही सीख जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, दे शुड रीड फर्स्ट, उसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना तब आएगा जब उसको लिखना आएगा, तो हम तो ये दोनों ही ऑप्शन क्रॉस कर रहे हैं। थर्ड, दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ऑरली, कि वो एक्सपोज कर सके, ऑरली बोल कर एक बता सके। यही चीज मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट, वो राइटिंग वाला इसके साथ ही मैच कर रहा है हमारे पास, तो ये चीज भी नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ऑरली। क्लियर फ्रेंड्स? माय 12th क्वेश्चन इज, which of the following approaches methods advocates linguistic competence and performance? मीन्स जब हमें क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो हमें सबसे पहले उसकी हिंदी अपने माइंड में कर लेनी चाहिए। जैसे कि भाषा संबंधी, लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। इसका मतलब है भाषा संबंधी, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बात होना। तो और उसके बाद आता है कॉम्पिटेंस मीन्स कुशलता, तो भाषा संबंधी कुशलता होनी ही चाहिए। इंग्लिश की अब हम यहाँ पर बात ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश की बात करनी है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मीन्स उपलब्धि, यू कैन सी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अप्रोच है, कौन सा ऐसा मेथड हमें अप्रोच कर रहा है जिसके थ्रू हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस बता सकें। तो अब इसके ऑप्शंस ले रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर की ट्रांसलेशन करना, जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट कर देना हर चीज। लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता कि हम हर चीज को हिंदी में बता दें या हिंदी टू इंग्लिश चले जाएं या इंग्लिश टू हिंदी आ जाए। इट्स नॉट अ गुड वे टू टीच। सेकेंड आ जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव मीन्स बात करके, कि मैं आपकी बात सुनूं, आप मेरी बात सुनो, तो जो भी मीनिंग निकलेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट के अंदर कुछ बातें ऑरली भी करी जा सकती हैं और कुछ बातें लिखकर भी करी जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा। राइट। थर्ड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर कोई रूल ही नहीं यूज होगा, तो जैसे हम घर पे यूज कर रहे हैं वैसे यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास भाषा संबंधी कुशलता तो आती ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में चलेंगे हम स्ट्रक्चरल अप्रोच, मींस इसके अंदर क्या है, सारा कुछ कंपिटेंट हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला हमारा आंसर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेटिव के अंदर हम बच्चे से भी उसकी बात ले लेते हैं और अपनी बात भी बच्चे तक पहुंचा देते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। राइट। My 13th question is global listening is not listening. Means global listening, global के बारे में बताया गया है कि एक बहुत बड़े लेवल पर हम कुछ सुनना चाह रहे हैं, ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, तो वो किसके लिए नहीं है। ऑब्वियसली बात है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करी जा रही है। यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल लिसनिंग नहीं है, क्योंकि वो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए होती है। सिंपल सा पॉइंट था। हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा था विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय preset questions or task. Second option थी for task, for specific information. Third है at different level of comprehension and fourth one is for improving recognition of spoken text. तो हमारे पास सिंपल सी बात है, जनरल की बात करनी है, स्पेसिफिक की बात करनी है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ग्लोबल लिसनिंग नहीं होता, उसके लिए यूज नहीं होगा। राइट फ्रेंड्स। Now my next question, 14th question is eclecticism in language teaching refers to using, means इसकी अगर हम हिंदी करें, क्योंकि ऐसे टाइप के वर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं, कुछ अजीब टाइप के वर्ड्स हैं, तो इसकी अगर हम हिंदी अपने माइंड में रखेंगे तो इजी रह जाएगा। सर संग्रहवाद मैंने यहाँ पर लिखा भी है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी, किस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करनी है।
तो टीचिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है एक लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फ्रॉम वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है बिल्कुल क्लियर, इसके अंदर ये चीज लिख के दे रखी है कि एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज में से, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके अंदर से आपको एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना है। फ्रेंड्स फोकस करेंगे हम स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेटेजी वहां से आप टीचिंग की ले सकते हो। तो ये आंसर सही है, लेकिन मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। सेकंड के अंदर आता है ऑल द मेथड्स टू टीच लैंग्वेज। सारे मेथड्स तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते टीचिंग में, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आता है द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। बेस्ट मेथड किसके थ्रू? बेस्ट मेथड हमें तो नहीं पता किसके थ्रू, लेकिन हम कह रहे हैं एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी में से कोई भी, वेरियस मेथड में से कोई भी आप एक स्ट्रेटेजी या एक मेथड चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में आ जाएगा टेक्नोलॉजी टू रीच लैंग्वेज। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा सकते। माई लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज which of the following activities need to be taken care of for helping non-native speakers to produce the sounds of the target language। अब क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई नॉन नेटिव स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ गए हैं, किसके बात कर रही हूँ मैं, 6 to 8 के अंदर। तो हम जो टीचर्स हैं वो कैसे उनको पढ़ाएंगे? सीधी सी बात है, आंसर बिल्कुल क्लियर है कि वो बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में आ सके। अब कैसे समझ में आ सके आप देखेंगे। मेरा फर्स्ट कहता है आंसर इमिटेटिंग द वे नेटिव स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड, कि वहां का कोई बंदा है उसको बुलाऊं मैं और उसको कहूं कि जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम ट्रांसलेट करो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा यहाँ पे आंसर ये तो बनेगा ही नहीं, इसको मैं क्रॉस करूंगी। सेकेंड आता है डिस्टिंग्विशिंग द वोवल्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब मैं क्या करूं कि एक अंतर पैदा करूं, वोवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है, मुझे वो चीजें कराने की नीड नहीं है, तो मेरा आंसर यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में चलूंगी इंश्योरिंग दैट द वर्ड स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स। ऑब्वियसली बात है, यही चीज तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि उसको समझ में आ सके। मेरा फोकस रहेगा इसके ऊपर, इंटेलिजिबल के ऊपर, कि जो भी मैं बोलूं मैं उस चीज को सुनिश्चित करूं और वो मेरे वर्ड्स को पकड़े और वो उस चीज को समझ जाए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये रहेगा। और लास्ट ऑप्शन आपकी आ रही है मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस। रीजनल इंटरफेरेंस, मुझे रीजनल में जाना ही नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि बच्चे को समझ में आ सके, मुझे रीजनल में नहीं जाना। तो मेरा ये आंसर भी क्रॉस हो जाता है। मेरा आंसर थर्ड है एंश्योरिंग दैट द वर्ड स्पोकन आर इंटेंजिबल टू अदर्स। यस फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा सीटेट का, जो कि अभी जल्दी ही ये एग्जाम आने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।